हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल रक्षित क्लासेस। कैसे हैं आप सभी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 24 मई को पॉलिटिकल साइंस का एग्ज़ाम है और मैं अपने इस चैनल पर कोशिश कर रहा हूं कि सभी चैप्टरों के शॉर्टकट ट्रिक्स आपको बता सकूं ताकि आप इजीली पूरे चैप्टर्स को अपने माइंड में रख सकें और पेपर कोई सा भी आए, कैसा भी आए, आप उसे पूरा अटेम्प्ट कर सकें। लेकिन इसके लिए बहुत ज़रूरी है डियर स्टूडेंट्स कि आप मेरी इस वीडियो को पूरा देखें और ध्यान से समझें कि क्या क्या आपको बताया जा रहा है। और साथ ही साथ अगर आप मेरी इस वीडियो पर नए हैं तो सबसे पहले इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे अपना तीसरा चैप्टर, न्यू सेंटर्स ऑफ पावर। डियर स्टूडेंट्स, पहले इसका नाम ऑल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर था, लेकिन अब इसका नाम बदलकर न्यू सेंटर्स ऑफ पावर कर दिया गया है। इस चैप्टर के अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे? ऑर्गेनाइजेशंस एंड स्टेट्स, दो चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे। और ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हम यूरोपियन यूनियन के बारे में पढ़ेंगे, इसी के अंदर हम आसियान के बारे में पढ़ेंगे, सार्क के बारे में पढ़ेंगे, ब्रिक्स के बारे में पढ़ेंगे। साथ ही साथ हम रशिया, चाइना, इंडिया और इजराइल के बारे में भी पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यूरोपियन यूनियन के साथ। डियर स्टूडेंट्स, यूरोपियन यूनियन बनने से पहले कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। सबसे पहला, मार्शल प्लान। व्हाट वाज मार्शल प्लान? मार्शल प्लान क्या था? तो डियर स्टूडेंट्स, यू ऑल नो दैट after the Second World War, American Foreign Minister John Marshall had presented a plan in front of the all European country in which he had said that if all the countries worked according to his plan, he will bring them out of the danger of economical crisis of Second World War to all the European countries। यानी उन्होंने ये कहा था कि अगर उनके अनुसार सभी देश काम करें तो वो यूरोपियन कंट्रियों को सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो लॉस हुआ है उससे बाहर ला सकते हैं। इसी प्लान को मार्शल प्लान के नाम से जाना जाता है। अब यहीं से शुरुआत होती है यूरोपियन यूनियन को इस्टेब्लिश करने की, जिसमें कुछ पॉइंट आप ज़रूर ध्यान रखेंगे कि 1948 में OECC मीन्स यूरोपियन इकोनॉमिक कॉपरेशन को इस्टेब्लिश किया गया था 1948 में, ताकि ट्रेड को बढ़ावा दिया जा सके, कॉपरेशन को बढ़ावा दिया जा सके वेस्ट यूरोपियन स्टेट्स के। इसके बाद 1949 में यूरोपियन काउंसिल ऑफ यूरोप इस्टेब्लिश किया गया था, जो कि पॉलिटिकल कॉपरेशन को बढ़ाने के लिए था। इसके अलावा 6 वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज, फ्रांस, वेस्ट जर्मनी, इटली, बेल्जियम, द नीदरलैंड्स, लग्जमबर्ग साइंड ट्रीटीज ऑफ रोम ऑन 25 मार्च 1957। इन 6 देशों ने ट्रीटीज ऑफ रोम को साइन किया था 25 मार्च 1957 में, ताकि यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी को इस्टेब्लिश किया जा सके। इन सभी घटनाओं के बाद डियर स्टूडेंट्स, Feb 7 1992 को ट्रीटी ऑफ मास्ट्रिक्ट साइन किया गया, जिसके बाद Feb 7 1992 को यूरोपियन यूनियन इस्टेब्लिश हुआ। अब यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है प्यारे बच्चों कि इसके एम क्या थे, किस पर्पज़ को लेकर ये बना था। तो पहला पॉइंट था, इसे आप हेडिंग के तौर पर भी यूज़ कर सकते हैं डियर स्टूडेंट्स, टू क्रिएट अ कॉमन फॉरेन एंड सिक्योरिटी पॉलिसी, यानी सभी की फॉरेन पॉलिसी और सिक्योरिटी पॉलिसी कॉमन होगी। दूसरा पॉइंट था कॉपरेशन ऑन जस्टिस एंड होम अफेयर्स, यानी न्याय की बात पर होम अफेयर्स के मामले में एक दूसरे को कॉपरेट करेंगे। क्रिएशन ऑफ अ सिंगल करेंसी, सबकी करेंसी एक जैसी होगी, जिसे हम यूरो कहते हैं, जो कि यूरोपियन यूनियन ने एडॉप्ट किया है। अब यहाँ पर आगे देखते हैं, आप स्क्रीन पर देखेंगे डियर स्टूडेंट्स कि ये है द मेंबर्स ऑफ यूरोपियन यूनियन जिन्होंने पहले इसको इस्टेब्लिश किया था। उनमें ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, डेनमार्क, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस, आयरलैंड, इटली, लग्जमबर्ग, माल्टा, नीदरलैंड, पुर्तगाल, स्पेन और स्वीडन, ये सभी इसके ओल्डर मेंबर्स हैं। 2 नंबर में हो सकता है आपसे 4 या 5 देशों के नाम पूछ लिए जाएं। इसके अलावा न्यू में अगर हम कहें तो आप जैसा कि जानते हैं कि 1991 में यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हो गया था। उसके बाद उसके कई पार्ट इसमें शामिल हुए थे यूरोपियन यूनियन में, जिसमें एस्टोनिया, लताविया, लिथुनिया, पोलैंड, चेक्स, रोमानिया, स्लोवाकिया, हंगरी, बुल्गारिया, स्लोवेनिया, बुल्गारिया, साइप्रस, यूनाइटेड किंगडम,
यूनाइटेड किंगडम डियर स्टूडेंट्स इसका सबसे फाउंडर स्टेट है, लेकिन 2020 में यूनाइटेड किंगडम इससे अलग हो गया है। तो ये सारी चीज़ें यूरोपियन यूनियन के बारे में। इसके बाद यूरोपियन यूनियन के फ्लैग के बारे में, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि ये ब्लू कलर का एक झंडा है जिसमें 5 डॉटेड 12 गोल्डन स्टार्स हैं। 5 डॉटेड 12 गोल्डन स्टार्स हैं जो इसके 12 फाउंडर कंट्रियों की ओर इंडिकेट करता है। प्लस 12 की संख्या को यहाँ पर शुभ यानी लकी माना जाता है। ये इनकी यूनिटी, इंटीग्रिटी और कोऑपरेशन को दर्शाता है डियर स्टूडेंट्स। इसके अलावा यूरोपियन यूनियन हैज़ इट्स ऑन फ्लैग, एंथम, फाउंडिंग डेट एंड करेंसी, यानी इसका अपना झंडा है, एंथम है, फाउंडिंग डेट है और करेंसी है यूरो। ये इसकी 4 कंबाइंड एक्टिविटी भी कहलाती है। और इसके अलावा वाइल दैट टाइम टू हैव अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द यूरोपियन यूनियन हैव फेल्ड, यानी इन्होंने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की भी कोशिश की थी डियर स्टूडेंट्स, बट ये फेल रहा था। अब आते हैं कि यूरोपियन यूनियन का इन्फ्लुएंस क्यों है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 6 मार्क का क्वेश्चन आता है डियर स्टूडेंट्स इससे रिलेटेड कि वो कौन से पॉइंट्स हैं विच आर द फैक्टर्स विच मेक्स यूरोपियन यूनियन वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड्स पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन। तो सबसे पहला इसकी जो जीडीपी है वो $7 ट्रिलियन है 2016 के अकॉर्डिंग, जो कि यूएसए के बाद दूसरे नंबर की सबसे बड़ी इकोनॉमी है। इसके अलावा इनकी जो करेंसी है यूरो, वो अमेरिकन डॉलर के डोमिनेंस को भी थ्रेट करती है, डराती है, यानी यूरो का यूज़ ज़्यादा हो रहा है आज की डेट में। इसके अलावा इसका जो वर्ल्ड ट्रेड है वो यूएसए से भी ज़्यादा है, यूएसए से भी ज़्यादा है। इसके अलावा द ईयू हैज़ मोर एसर्टिव इन ट्रेड डिस्प्यूट विद द यूएसए एंड चाइना, यूएसए और चाइना के बीच जो ट्रेड डिस्प्यूट है उसमें भी इसको काफ़ी फ़ायदा मिला है। Its economic power gives its influence over its closest neighbors as well as Asia and Africa। इसकी जो इकोनॉमिक पावर है इसका प्रभाव जमाती है इसके पड़ोसी देशों की ओर और साथ ही साथ एशिया और अफ्रीका के देशों पर भी। इसके अलावा इट ऑल्सो फंक्शन एज एन इम्पोर्टेंट ब्लॉक इन द इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन सच एज वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब आता है कि पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस क्या है इसका। ये तो सारे इकोनॉमिक थे, पॉलिटिकल की बात करें तो इसका एक मेंबर, वैसे 2 थे लेकिन 2020 में यूनाइटेड किंगडम इससे अलग हो गया है, इसलिए हम कह सकते हैं कि फ्रांस इसका जो मेंबर है वो यूएनएससी यानी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर है। इसके अलावा इसके कई स्टेट ऐसे भी हैं जो यूएनएससी के यानी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के नॉन परमानेंट मेंबर हैं। मिलिट्री इन्फ्लुएंस की बात अगर हम करें डियर स्टूडेंट्स तो इसकी आर्मी वर्ल्ड की 2nd लार्जेस्ट आर्मी है यूएसए के बाद। इसके अलावा इट्स टोटल एक्सपेंडिचर ऑन डिफेंस इज 2nd आफ्टर यूएसए। इसका टोटल एक्सपेंडिचर जो है वो यूएसए के बाद दूसरे नंबर पर है जो ये अपने सैनिकों पर खर्च करता है। इसे पॉइंट टू पॉइंट आप मेंशन कर सकते हैं प्यारे बच्चों। इसके अलावा 1 यूरोपियन यूनियन मेंबर स्टेट फ्रांस ऑल्सो हैव न्यूक्लियर आर्सेनल, यानी आज भी फ्रांस के पास भारी मात्रा में न्यूक्लियर वेपन्स हैं। इसके अलावा इट इज़ नॉट द वर्ल्ड 2nd मोस्ट सोर्स ऑफ स्पेस, इट इज़ ऑल्सो द वर्ल्ड 2nd मोस्ट इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ स्पेस एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ये वर्ल्ड की दूसरी सबसे बड़ी संस्था है जो कि वर्ल्ड और कम्युनिकेशन यानी स्पेस और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के लिए काम करती है। तो ये सारी चीज़ें हो गई इसके अंदर डियर स्टूडेंट्स। अब इसकी कमियां क्या हैं, कभी कभी 2 नंबर में कमियां भी पूछी जाती हैं प्यारे बच्चों, तो ये ध्यान रखेंगे आप कि इसके कई मेंबर जो है जर्मनी और फ्रांस ने, ज़्यादातर देशों ने जो है वो यूएसए के इराक पर अटैक को सही माना था, जबकि जर्मनी और फ्रांस ने उसको अपोज किया था। डेनमार्क और स्वीडन ने मैस्ट्रिक्ट ट्रीटी को मानने से मना कर दिया था, यूरो को अपनाने से मना कर दिया था, इसीलिए यूके भी अलग हुआ। तो ये कुछ कमियां हैं जो कि यूरोपियन यूनियन को कमज़ोर बनाती हैं। तो ये था यूरोपियन यूनियन के बारे में डियर स्टूडेंट्स। अब हम बढ़ते हैं आसियान की तरफ, लेकिन इससे पहले अगर आप लोग इस वीडियो पर नए हैं तो प्लीज़ एंड प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगती है तो आप इसे लाइक ज़रूर करें और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। आसियान एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, ये 1967 में बना था डियर स्टूडेंट्स। इसे बनाने में 5 देशों ने इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर एंड थाईलैंड। इन्होंने बैंकॉक डिक्लेरेशन साइन किया था जिसके बाद आसियान बना था।
ओवर द ईयर्स बुरेन, दारुसलाम, वियतनाम, लाओस, पीडीआर, म्यांमार, कंबोडिया, इन देशों ने भी इसे ज्वाइन किया और टोटल संख्या इसकी हो गई 10। इसीलिए इसके फ्लैग में 10 पैडी स्टार्क्स यानी 10 धान की बालियां एक साथ बंधी हुई दिखाई देती है, जो कि इसकी यूनिटी, इंटीग्रिटी और कोऑपरेशन को दिखाता है। अब आते हैं कि ऑब्जेक्टिव क्या है आसियान के। तो पहला ऑब्जेक्टिव है डियर स्टूडेंट्स, टू एक्सेलरेट इकोनॉमिक ग्रोथ, यानी इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाना, एंड थॉट द सोशल प्रोग्रेस एंड कल्चरल डेवलपमेंट, साथ में सामाजिक विकास और कल्चरल डेवलपमेंट करना भी इसका उद्देश्य है। इसके अलावा टू प्रमोट रीजनल पीस, क्षेत्र में शांति बनी रहे, स्टेबिलिटी रहे, बेस्ड ऑन रूल ऑफ लॉ, कानून का शासन रहे, सभी देश एक दूसरे के ट्रीटीज़ को माने, एंड प्रिंसिपल ऑफ यूनाइटेड नेशन चार्टर, यूनाइटेड नेशन चार्टर के अकॉर्डिंग सभी देश काम करें। अब इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स हम इसी में बात करेंगे अभी कि इसके अंदर 3 पिलर्स बनाए गए हैं। आसियान के अंदर 3 पिलर्स बनाए गए हैं, जिसमें आसियान सिक्योरिटी कम्युनिटी, आसियान इकोनॉमिक कम्युनिटी और आसियान सोशल कल्चरल कम्युनिटी, ये 3 तरह की कम्युनिटी बनाई गई है, जिससे कि ये आगे इसको बढ़ाने की बात करते हैं। आसियान सिक्योरिटी कम्युनिटी के अंदर इन्होंने अपनी एक कंबाइंड आर्मी तैयार की है और ये कहा गया है कि अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के एक देश पर अटैक होता है तो पूरे ऑर्गेनाइजेशन पर अटैक माना जाएगा, सभी देश मिलकर उसको अपोज करेंगे। इसी तरह से आसियान इकोनॉमिक कम्युनिटी के अकॉर्डिंग ये कहा गया है कि आपस में ही ट्रेड करेंगे, बाहर की किसी भी कंट्री के साथ किसी तरह का कोई लेन देन नहीं होगा। इसके अलावा आसियान सोशल कल्चरल कम्युनिटी में एक दूसरे के साथ अपने कल्चर को एक्सचेंज करेंगे। इसके अलावा आसियान रीजनल फर्म ARF इस्टेब्लिश किया गया था 1994 में, ताकि फॉरेन ट्रेड में कोऑपरेशन को, कोऑर्डिनेशन को बढ़ाया जा सके। इसके बाद रेलिवेंस ऑफ आसियान, आसियान का रेलिवेंस क्या है। तो पहला, आसियान हैज़ फोकस्ड ऑन क्रिएटिंग अ फ्री ट्रेड एरिया, इसने फ्री ट्रेड एरिया बनाया है ताकि इन्वेस्टमेंट को बढ़ाया जा सके, लेबर और सर्विसेज को बढ़ाया जा सके। द USA एंड चाइना हैव ऑलरेडी मूव्ड फास्ट टू नेगोशिएट FTA विद आसियान, USA और चाइना बड़ी तेज़ी से बढ़े हैं FTA को ज्वाइन करने के लिए, ताकि वो आसियान से फ़ायदा उठा सके। इंडिया ने भी FTA के तहत इसके 2 मेंबर्स सिंगापुर और थाईलैंड से के साथ एग्रीमेंट किया है। ASEAN is the only regional association in Asia that provide a political forum where ASEAN countries had the major power and discuss political and security concern। ये एकमात्र ऐसा संस्था है जिसमें पॉलिटिकल और सिक्योरिटी को लेकर बात की जाती है। अब तीसरे ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं बच्चों, ये है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन यानी SAARC। इसको 8 दिसंबर 1985 को इस्टेब्लिश किया गया था। इसके चार्टर पे साइन किया गया था ढाका, बांग्लादेश के अंदर। इसका हेडक्वार्टर और सेक्रेटरीट जो है वो SAARC काठमांडू के अंदर है, नेपाल में। इसके मेंबर कंट्रियों में इंडिया, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका और अफगानिस्तान है। अब अफगानिस्तान इसका मेंबर इसके 13th एनुअल समिट यानी 2005 में शामिल हुआ था। इससे पहले अफगानिस्तान इसका मेंबर नहीं था। अब है कि इसके ऑब्जेक्टिव क्या है डियर स्टूडेंट्स। तो ऑब्जेक्टिव में टू प्रमोट वेलफेयर ऑफ पीपल ऑफ साउथ एशिया, साउथ एशिया के लोगों का कल्याण करना, अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ को एक्सेलरेट करना, बढ़ाना, इंक्रीज कोलैबोरेशन एंड म्यूचुअल असिस्टेंस इन इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल, टेक्नोलॉजी एंड साइंटिफिक फील्ड, यानी आपस में एक दूसरे का सहयोग करना इकोनॉमिक फील्ड में, सामाजिक, सांस्कृतिक, टेक्नोलॉजी के मामले में और साइंटिफिक क्षेत्र के अंदर। इन्होंने भी एक साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट एरिया बनाया है साफ्टा, जिसके तहत कोई भी देश आपस में व्यापार कर सकता है बिना किसी बॉन्डेजेस के। अब प्यारे बच्चों हम अगले संस्था जो कि नया टॉपिक है हमारा अच्छे से समझेंगे। अगर यहाँ समझ ना आए तो मैंने इसकी एक प्रॉपर वीडियो भी बनाई है ब्रिक्स के ऊपर, आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। ब्रिक्स यानी B फॉर ब्राज़ील, R फॉर रशिया, I फॉर इंडिया, C फॉर चाइना। पहले 2006 तक ये ब्रिक था, बाद में इसमें S जुड़ गया, साउथ अफ्रीका जुड़ा 2006 में, 2009 में, और ये ब्रिक्स से ब्रिक्स बन गया। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? टू कोऑपरेट एंड डिस्ट्रीब्यूट म्यूचुअल इकोनॉमिक बेनिफिट एमंग इट्स मेंबर, आपस में सहयोग करना, सभी को इकोनॉमिकल फ़ायदा देना, किसी के इंटरनल मामलों में इंटरफेयर ना करना और सभी देशों के बीच इक्वालिटी को इस्टेब्लिश करना। ये इसका मेन मोटिव है। अब आते हैं रशिया के बारे में डियर स्टूडेंट्स। तो रशिया बिकम द सक्सेसर ऑफ USSR। रशिया को विरासत में मिली है
रशिया जगह यूएसएसआर की जगह पर, रशिया जो है यूएसएसआर का वंशज है। इन 1991 में बना था ये। रशियाज जीडीपी इज करेंटली 11th इन द वर्ल्ड। ये दुनिया का 11वां सबसे बड़ा देश है जीडीपी के मामले में। रशिया हैज़ रिजर्व ऑफ मिनरल्स, यहाँ पर मिनरल्स बहुत हैं, नेचुरल रिसोर्सेज हैं, गैसेज हैं, जो कि इसको पावरफुल कंट्री बनाता है इस ग्लोब के ऊपर। इसके अलावा रशिया इज़ ऑल्सो द परमानेंट मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल कॉल्ड P5, यानी परमानेंट 5 का ये मेंबर है यूनाइटेड नेशन के अंदर। अब जहाँ तक चाइना की बात है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके अंदर, ध्यान से जरा बच्चों समझेंगे इसे। तो चाइना 1949 में आज़ाद हुआ था। लीडर माओ के नेतृत्व में यहाँ पर सोवियत मॉडल को अपनाया गया था। इसके मेन पॉइंट्स हम यहाँ से देखेंगे कि 70s के डेकेड में 72 में इसने यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के साथ अपने रिलेशन इस्टेब्लिश किए इकोनॉमिकल फील्ड के अंदर। 1973 में इसने 4 मॉडर्नाइजेशन को एक्सेप्ट किया, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड मिलिट्री। इसके बाद 1978 में देंग शाओपिंग ने ओपन डोर पॉलिसी को अपनाया यहाँ पर। इससे पहले यहाँ पर क्लोज्ड इकोनॉमी थी। इसके अलावा द प्राइवेटाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, इन्होंने 1982 में एग्रीकल्चर को प्राइवेट किया, 1998 में इंडस्ट्रीज़ को प्राइवेट किया। इसके अलावा स्पेशल इकोनॉमिक जोन यानी SEZ इस्टेब्लिश की ताकि बाहर का इन्वेस्टमेंट यहाँ पर हो सके। FDI में चाइना सबसे आगे है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट में चाइना सबसे ज़्यादा पैसा बाहर के देशों में लगाता है। चाइना WTO का मेंबर 2001 में बना और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर है। ये चीज़ें दिखाती है कि आज चाइना वर्ल्ड की एक बड़ी इकोनॉमी है, लीडिंग इकोनॉमी है, और हो सकता है 2040 तक चाइना वर्ल्ड की सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाए। इजराइल की बात अगर हम करें, नया टॉपिक है ये भी बच्चों, तो सस्टेन अगेंस्ट द एडवर्टीजर्स इज प्रिंसिपल ऑफ ए स्मॉल जॉइनिस्ट नेशन दैट इज इजराइल। इजराइल जो है वो सिद्धांतवादी दृढ़ निश्चयी एक देश है। इजराइल हैज़ एमर्ज्ड एज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल नेशन इन 21st सेंचुरीज वर्ल्ड, यानी 21वीं शताब्दी की दुनिया में ये सबसे बड़ी पावरफुल कंट्री के तौर पर उभरा है। पावरफुल नेशन इन टर्म ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये साइंस और टेक्नोलॉजी के मामले में पावरफुल है। डिफेंस और इंटेलिजेंसी के मामले में भी पावरफुल है। इजराइल हैज़ रीच्ड द न्यू हाइट्स ऑफ ग्लोब पॉलिटिकल स्टैंडिंग बाय वर्च्यू ऑफ इट्स इंडोमिटेबल डिफेंस पावर। ये आज सबसे ऊंचाइयों पर इसलिए है क्योंकि इसकी डिफेंस पावर काफ़ी मजबूत है। टेक्नोलॉजी जो इनोवेशंस, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन, नई नई खोज की है इन्होंने, इंडस्ट्रियलाइजेशन किया है, एग्रीकल्चर को डेवलपमेंट किया है, जिस रीजन से काफ़ी आगे बढ़ चुका है। अब लास्ट इंडिया के बारे में अगर हम बात करें तो 21st सेंचुरी का इंडिया जो है ये भी एक इम्पोर्टेंट एमर्ज है ग्लोबल पावर के तौर पर, यानी उभरती हुई महाशक्ति है। द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज अबाउट 135 करोड़, ये लगभग 135 करोड़ की आबादी पर है। और इंडिया हैज़ ए यंग पॉपुलेशन कंपेयर्ड टू मोर डेवलप्ड नेशन, ये सबसे ज़्यादा यंग लोगों का देश है। इंडिया इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, ये दुनिया की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक देश है। द इकोनॉमिक कल्चरल स्ट्रेटेजिक पोजीशन ऑफ कंट्री इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, इसका इकोनॉमिक कल्चरल और स्ट्रेटेजिक पोजीशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। मिलिट्री के मामले में भी इंडिया सेल्फ सफिशिएंट है, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में भी आगे है। खास करके मेक इन इंडिया प्रोग्राम जो इंडिया का है उसने इसको माइलस्टोन बनाया है इकोनॉमिक फील्ड में, यानी बाहर की चीज़ों की बजाय देश में बनी हुई चीज़ों का यूज़ करने पर इंडिया ने ज़्यादा जोर दिया है। तो प्यारे बच्चों, 3rd चैप्टर यानी न्यू सेंटर्स ऑफ पावर, जिसे पहले ऑल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर कहा जाता था, इस चैप्टर से इतना ही। मैं उम्मीद करता हूं कि शॉर्टकट में सिर्फ 18 मिनट्स के अंदर आपको पूरा चैप्टर समझ में आ गया होगा। अगर आप इन सभी पॉइंटों को अपने माइंड में बिठा लेते हैं तो इस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन आए आप ईजिली उसे पॉइंट टू पॉइंट कर सकते हैं। अंत में चलते चलते अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो आप सभी इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नई वीडियो के साथ जिसमें हम अगले चैप्टर में आपके साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।